Okay, students, today we are going to start our new topic, that is management of metabolic disorder. Okay, तो metabolism क्या है? It is the breakdown of protein, fat, minerals, vitamins, कार्बोहाइड्रेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और जो सिस्टम मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक सिस्टम और हेपेटोबिलियरी सिस्टम। और इसमें क्या क्या आता है? लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें नंबर 1 इज द लीवर। तो लीवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी and it is a highly vascular organ located behind the ribs in the upper right पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर एब्डोमिनल कैविटी को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में भाग करते हैं तो अपर राइट क्वाड्रेंट में क्या होता है? लीवर प्रेजेंट होता है एंड इट अप्रॉक्सीमेटली वेक्स 1200 to 1500 grams and it has 4 lobe, that is the right lobe, left lobe, caudate lobe and the quadrate lobe, and these lobes are surrounded by a thin layer of connective tissue dividing the liver mass into functional unit जिसको हम लोग बोलते हैं lobules. And within the liver we have got the liver cell, that is the hepatocytes, along with the phagocytic cell, कॉपर सेल। और ये कॉपर सेल का मेन रोल क्या है? इट मेनली engulfs any pathogens that enters the liver, thus it is a kind of defense mechanism. और क्या होता है? विद इन द लोब्यूल्स तुम्हारा कैनलिकुला या फिर स्मॉलेस्ट बाइल डक्ट प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन है टू रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम द हेपेटोसाइट एंड कैरी दो सिक्रीशन टू द लार्जर बाइल डक्ट, इवेंचुअली फॉर्मिंग द hepatic duct, and this hepatic duct from the liver and the cystic duct from the gallbladder together forms the common bile duct, that is CBD, which empties into the small intestine or duodenum through the sphincter of OD. तो यहाँ पे हम लोग ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ लीवर देख सकते हैं. दिस इज द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज द पोस्टीरियर व्यू. एंड इन द एंटीरियर व्यू वी कैन सी द राइट लोब, लेफ्ट लोब, हेपेटिक वेन, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, portal vein and the hepatic artery. And in the posterior view we can see the gall bladder. तुम्हारा कहाँ पे present है? Inferior posterior surface of the liver. Okay, and here we can see the common bile duct, inferior vena cava, left hepatic vein, caudate lobe, hepatic portal vein, hepatic artery, quadrate lobe and the gallbladder. So this is the gross structure or anatomy of the liver. Okay, next is the function or physiology of liver. तो liver का main function है in the metabolism. So number 1 is the glucose metabolism. इसमें क्या होता है? आफ्टर मील ग्लूकोज जो प्रेजेंट होता है उसको तुम्हारा टेकन अप करता है बाय द पोर्टल वेन एंड इनटू द लीवर. तो लीवर में जाके ग्लूकोज तुम्हारा कन्वर्ट होता है इनटू ग्लाइकोजिन एंड आर स्टोर्ड इन द हिपेटोसाइट या फिर लीवर सेल. सो तुम्हारा जो स्टोर्ड ग्लाइकोजिन है वो तुम्हारा कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड दिस ग्लूकोज इज अगेन ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड. और ऐसे ही करके तुम्हारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तुम्हारा मेंटेन होता है. ओके, नेक्स्ट इज द एमोनिया कन्वर्सन. तो एमोनिया कन्वर्सन में क्या होता है? जो एमाइनो एसिड है प्रेजेंट विद इन द प्रोटीन वो तुम्हारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या में फॉर्म करता है? ग्लूकोज एंड एमोनिया. एंड दिस एमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर एंड ये यूरिया तुम्हारा एक्सक्रीट आउट होता है इन द यूरिन. सो दिस इज एमोनिया कन्वर्सन. नेक्स्ट इज द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. मेनली तुम्हारा लीवर बहुत सारा प्रोटीन, बहुत टाइप का प्रोटीन तुम्हारा सिंथेसाइज करता है, लाइक द प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड द लाइपोप्रोटीन्स.
नेक्स्ट इज द फैट मेटाबॉलिज्म। तो फैट मेटाबॉलिज्म में मेनली जो फैटी एसिड होता है प्रेजेंट इन द मील, ये तुम्हारा कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी एंड द कीटोन बॉडीज। और ये कीटोन बॉडीज ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्टारवेशन, जब पर्सन स्टारवेशन में होता है तब एनर्जी के लिए यूज होता है कीटोन बॉडीज, ओके, लाइक द एसिडिक एसिड एंड द एसीटोन। And again this fatty acid can convert into cholesterol, lecithin and lipoprotein. Next is the vitamin and iron storage. Liver तुम्हारा इस liver का main function ये भी है, okay. And next is bile formation by the hepatocyte. तो hepatocytes mainly bile प्रोड्यूस करता है एंड दिस बाइल कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज सोडियम, पोटाशियम, chloride, bicarbonates, etc., along with other substances like lecithin, fatty acid, cholesterol, bilirubin, and bile salt. नेक्स्ट इज द बिलीरुबिन एक्सक्रीशन। तो बिलीरुबिन एक्सक्रीशन कैसे होता है? बिलीरुबिन तुम्हारा बैल कैरी करके कहाँ पे ले जाता है? डिओडेनम। और डिओडेनम में जाके जो डिओडेनम में जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है या फिर इंटेस्टाइनल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तुम्हारा बिलीरुबिन को कन्वर्ट करता है इनटू यूरो बिलीरुबिन एंड दिस इज एक्सक्रीटेड आउट along with the feces and the urine. Okay, so last function of liver is the drug metabolism. तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में मेनली क्या होता है? जो सब मेडिकेशन या फिर ड्रग हम लोग यूज करते हैं, ओके, दैट गेट्स कॉन्जुगेटेड विथ अ वेराइटी ऑफ कंपाउंड, जैसे तुम्हारा ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एसिडिक एसिड to form more soluble, and these substances may be excreted in the feces or urine similar to the bilirubin excretion. So this is all about the function of liver. नेक्स्ट इज द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है? ये तुम्हारा पियर शेप्ड हॉलो सैक लाइक ऑर्गेन 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इन द सैलो डिप्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, जो मैंने आगे पिक्चर में शो किया था। और इसका कैपेसिटी होता है 30 to 50 ml ऑफ बाइल, ये स्टोर कर सकता है, ओके। इट इज़ द मेन रिजर्वियर फॉर द बाइल। जब तुम्हारा डिओडेनम में फूड एंटर होता है तब तुम्हारा गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाता है, ओके, इट गेट्स कंट्रैक्टेड एंड एट द सेम टाइम जो स्पिंस्टर ऑफ ओडी जो मसल है वो तुम्हारा रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाइल गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट है वो तुम्हारा एंटर होता है डिओडेनम में। सो दिस रेस्पॉन्स इज ऑफन मीडिएटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन दैट इज CCK-PZ, दैट इज कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, ओके। ये तुम्हारा हार्मोन का सिक्रीशन की वजह से ये प्रोसेस होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। सो दिस इज द मैकेनिज्म। सो हियर वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या होता है? हेड, body and neck, okay, and this is the cystic duct which is joining with the pancreatic duct, thus forming a main duct, that is the common bile duct. So this is all about the structure of gallbladder. Next is the function of bile salt. जो बाइल सॉल्ट बाइल में जो प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मीन्स द फैट का मेटाबॉलिज्म में मेनली या फिर फैट का ब्रेकडाउन में मेनली हेल्प करता है बाइल सॉल्ट, ओके। ओके, नेक्स्ट इज द पैनक्रियास। सो पैनक्रियास का हम लोग ने आगे एंडोक्राइन सिस्टम में डिस्कस किया था। हियर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन इंक्लूड मेनली द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक इंजाइम, ओके। तो पेनक्रियाटिक इंजाइम का सिक्रीशन को ही हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास इनटू द GI ट्रैक्ट थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट तुम्हारा कैरी करके कहाँ पे ले जाता है? GI सिस्टम में, ओके। एंड दिस पेनक्रियाटिक डक्ट joins the common bile duct and enters the duodenum in the ampulla of water. तो डिओडेनम में जाके एंटर होता है
उससे पहले तुम्हारा पेनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन करता है कॉमन बाइल डक्ट एंड फाइनली इट एंटर्स द डिओडेनम एट द एम्पुला ऑफ वाटर। ओके ओके, तो क्या क्या एंजाइम सीक्रेट करता है तुम्हारा पेनक्रियास? अमाइलेज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है एंड लाइपेज फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द असेसमेंट। तो असेसमेंट में दो आता है, दैट इज द हेल्थ हिस्ट्री एंड द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हेल्थ हिस्ट्री में क्या लेते हैं? हिस्ट्री रिगार्डिंग द एक्सपोजर ऑफ पेशेंट टू हेपेटोटॉक्सिक और इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब कोई हेपेटोटॉक्सिक एजेंट या फिर मेडिकेशन के साथ एक्सपोजर हुआ है या नहीं, या फिर कोई इन्फेक्शियस एजेंट के साथ एक्सपोजर हुआ है या नहीं, उसके बारे में हिस्ट्री हम लोग कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द ऑक्यूपेशनल एंड द ट्रैवल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट रिसेंटली कहीं पे ट्रैवल किया है या फिर पेशेंट का क्या ऑक्यूपेशन है वो भी हम लोग हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट इज अल्कोहल यूज और ड्रग एब्यूज। सो आइदर द पेशेंट इज ड्रग एब्यूजर या फिर क्रोनिक अल्कोहलिक, तो उसके बारे में भी हमें हिस्ट्री पेशेंट से कलेक्ट करना है। नेक्स्ट इज द लाइफस्टाइल बिहेवियर, मेडिकल कंडीशन, मतलब कोई अदर प्रॉब्लम्स या फिर कोई अदर डिजीज वगैरह है या नहीं, उसके बारे में भी हिस्ट्री हम लोग कलेक्ट करेंगे। एंड लास्ट इज द फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अगर फैमिली हिस्ट्री है या नहीं उसके बारे में भी हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम लोग करते हैं इंस्पेक्शन, पैल्पेशन एंड परकसन। सो इंस्पेक्शन में सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं स्किन, म्यूकोसा एंड स्क्लेरा फॉर द प्रेजेंस ऑफ जॉन्डिस एंड पैलर। Along with that एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटीज को भी हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे फॉर द मसल एट्रोपी, edema and skin problem that may be petechiae, ecchymosis, angiomas and erythema। तो ये सब प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द पैल्पेशन। तो पैल्पेशन में मेनली हम लोग लाइट पैल्पेशन भी करते हैं, डीप पैल्पेशन भी करते हैं इन द एब्डोमेन। तो मेनली ये हम लोग क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ टेंडरनेस या फिर तुम्हारा इंटरनल ऑर्गन का कोई इनलार्जमेंट हुआ है या नहीं, या फिर टेंडर रिजिड हुआ है, हार्डनिंग हुआ है, तो उसको मेनली डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैल्पेशन करते हैं। एलोंग विद द लीवर का साइज को डिटेक्ट करने के लिए, लीवर का साइज को डिटेक्ट करने के लिए मेनली हम लोग अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर को मेनली हम लोग पैल्पेट करते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू डू द परकसन। तो परकसन में मेनली हम लोग परकसन प्रोड्यूसेस अ काइंड ऑफ साउंड, जिससे हमें जो ऑर्गन है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उसका डेंसिटी या फिर उसका थिकनेस को हम लोग समझ सकते हैं। ओके, एंड इट इज़ मेनली परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एयर और एनी काइंड ऑफ masses in the abdomen. So this is all about the assessment. Okay. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। इससे हमें जो सब सब्सटेंसेस लीवर से सिक्रीट होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, और उसका लेवल सीरम में लेवल कितना है, ओके, उसका भी हमें लेबल मिलता है। एलोंग विद दैट लीवर का फंक्शन, मतलब लीवर कैसे काम कर रहा है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे तुम्हारा लीवर फंक्शन टेस्ट में बहुत सारा एंजाइम, ओके, लिवर एंजाइम, बिलीरुबिन, ये सब का मेनली लेवल डिटेक्ट किया जाता है। ओके, सो लाइक तुम्हारा सीरम लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, बिलीरुबिन, अमाइनो ट्रांसफरेज, एल्कालाइन फॉस्फेटेज, ओके, ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ये सब का मेनली लेवल चेक करके हमें पता चलता है कि लीवर इज आइदर फंक्शनिंग नॉर्मली और एबनॉर्मली।
ओके, नेक्स्ट इज द लीवर बायोप्सी। तो लीवर बायोप्सी में क्या करते हैं, बायोप्सी क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ स्मॉल टिश्यू फॉर एनी काइंड ऑफ सैम्पलिंग। ओके, तो इसमें मेनली लीवर का छोटा सा टिश्यू को हम लोग रिमूव करके उसको क्या करते हैं, थ्रू नीडल एस्पिरेशन, एस्पिरेट करके उसको रिमूव करके हम लोग उसको मेनली आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी विद इन द लीवर। जैसे तुम्हारा मेनली ये इंडिकेटेड होता है टू इवेलुएट डिफ्यूज डिसऑर्डर ऑफ द पेरेन्काइमा। लीवर का पेरेन्काइमा में कोई डिसऑर्डर है या फिर कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लेसन, ट्यूमर, मासेस वगैरह है या नहीं, उसका डिटेक्शन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी। ओके, एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वे। ओके, आइदर percutaneously with the ultrasonography guidance or transvenously through the right jugular vein to the right hepatic vein under fluoroscopic control। तो दो टाइप से हम लोग लीवर बायोप्सी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द अदर टेस्ट। तो अदर टेस्ट में क्या आता है, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, MRI, मेनली ये सब हम लोग करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी विद इन द गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियास, कहीं पर भी उसको डिटेक्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द रेडियो आइसोटोपिक लीवर स्कैन। इसमें हम लोग एक रेडियो आइसोटोपिक मटेरियल या फिर एजेंट को यूज़ करके तुम्हारा लीवर का स्कैन करता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या एसेस कर सकते हैं, लीवर का साइज एंड द हेपेटिक ब्लड फ्लो। तो हेपेटिक ब्लड फ्लो, उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज द लैप्रोस्कोपी। सो लैप्रोस्कोपी में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं टू एग्जामिन द इंटरनल विसेरा या फिर इंटरनल ऑर्गन, जैसे तुम्हारा लीवर, पेल्विक ऑर्गन्स वगैरह, उसको मेनली एग्जामिन करने के लिए हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू परफॉर्म गाइडेड लीवर बायोप्सी। और कभी कभी लीवर बायोप्सी करते वक्त भी हम लोग लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिक सिस्टम एंड नंबर 1 इज द जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, इक्टेरस, एंड इट इज़ नॉट अ डिजीज बट रैदर इट इज़ अ साइन। मतलब सर्टन डिजीज कंडीशन की वजह से कभी कभी जॉन्डिस ऐसा साइन भी देखा जाता है। और जॉन्डिस कब होता है, जब तुम्हारा सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीड्स 2.5 mg/dl। जब इससे ज़्यादा होता है तब तुम्हारा जॉन्डिस होता है। एंड इट इज़ द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड द स्क्लेरा। तो नॉर्मली बिलिरुबिन क्या है, बिलिरुबिन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ RBC। ओके, एंड it is normally excreted by the bile through the action of liver। पर अगर तुम्हारा बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया दैन इट्स मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, दैन बिलिरुबिन बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता है और इसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। अभी तुम्हारा जॉन्डिस का 4 टाइप्स होता है। सो नंबर 1 इज द हेमोलाइटिक जॉन्डिस। तो हेमोलाइटिक का मतलब क्या है, हेमो मीन्स द ब्लड एंड लाइटिक और लाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स। तो टुगेदर हम लोग मिला के इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो हेमोलाइटिक जॉन्डिस में अगर तुम्हारा RBC का ब्रेकडाउन एक्सेसिव हो गया, ओके, अगर RBC का ब्रेकडाउन एक्सेसिव हो गया दैन द लीवर्स कैपेसिटी टू कॉन्जुगेट बिलिरुबिन, तो इसकी वजह से क्या होता है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है। और इसका मेन कॉजेस क्या है, तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, मलेरिया, thalassemia and autoimmune disorder etc. So these are the main causes. Okay, next is the obstructive jaundice। और obstructive jaundice तब होता है when there is an obstruction in the bile duct। तो हमें पता है लीवर का जो लोब्यूल्स है वहाँ से तुम्हारा बाइल डक्ट्स
निकलता है कैनेलिकुलाई, ओके। और जो फाइनली ज्वाइन होके क्या बनता है, बड़ा बाइल डक्ट बनता है, दैट इज द हेपेटिक डक्ट। तो अगर हेपेटिक डक्ट या फिर तुम्हारा कैनेलिकुलाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ओके। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कोलेस्टैटिक जॉन्डिस बिकॉज बाइल इज नॉट फ्लोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेज, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेसिस, ओके। और इसका मेन कॉजेस क्या हो सकता है, कार्सिनोमा इन द बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर, प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन इन द बिलियरी सिस्टम, इन्फेक्शन बाय द पैरासाइट्स एंड पेनक्रियाटाइटिस, ओके। नेक्स्ट इज द हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। तो हेपेटोसेलुलर मीन्स विद इन द लीवर, अगर तुम्हारा लीवर में ही कोई प्रॉब्लम है या फिर लीवर का डिसफंक्शन हो गया जिसकी वजह से वो बिलीरुबिन को मेटाबोलाइज या फिर रिमूव नहीं कर पाया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉन्डिस, ओके। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, मेनली इसमें जो हिपैटोसाइट है, लीवर सेल है, वो तुम्हारा अपटेक नहीं कर पाता है या फिर बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है। और इसका मेन कॉजेस क्या है, तुम्हारा आइदर लीवर डैमेज या फिर लीवर फेलियर, एनी काइंड ऑफ लीवर डिजीज दैट इज सिरोसिस, कैंसर, हेपेटाइटिस, एब्स्टेन-बार वायरस इन्फेक्शन, Gilbert's syndrome and toxins or any kind of drug, okay. Next number 4 is the hereditary hyperbilirubinemia। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये तुम्हारा इनबॉर्न होता है, मतलब बच्चा जब जन्म लेता है, जब बर्थ होता है उसका, तभी से वो ये डिफेक्ट लेकर आता है या फिर हाँ डिफेक्टिव बोल सकते हैं, तो डिफेक्ट लेकर आता है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन होता है इन द circulating blood, okay, and this occurs because of increased bilirubin production or because of delayed clearance of bilirubin from the blood। तो आइदर इसका दो कॉजेस हो सकता है, ठीक है, आइदर बिलीरुबिन एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है या फिर बिलीरुबिन का ब्लड से क्लियरेंस या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मेनली क्या क्या सिंड्रोम आता है, थ्री सिंड्रोम आता है। नंबर 1 इज द डुबिन जॉनसन सिंड्रोम एंड इट इज एन इनहेरेंट डिसऑर्डर दैट कॉजेस द रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन and other compound that turn the liver black in liver cell, patient may have intermittent jaundice। तो इसमें जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, मतलब जो बिलीरुबिन तुम्हारा कोई कंपाउंड के साथ तुम्हारा युक्त है, मतलब कॉन्जुगेटेड है, उसका मेनली रिटेंशन करता है। और इसमें तुम्हारा पेशेंट को इंटरमिटेंट जॉन्डिस, मतलब जॉन्डिस होता है फिर ठीक हो जाता है कुछ महीने के लिए, फिर से जॉन्डिस होता है फिर से ठीक हो जाता है, इस टाइप का एक मतलब इंटरमिटेंट जॉन्डिस देखा जाता है। नेक्स्ट इज द रोटर सिंड्रोम। तो रोटर सिंड्रोम क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनेमिया है जो तुम्हारा क्या कॉज करता है, इंटरमिटेंट जॉन्डिस सिमिलर टू द डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, ओके। पर इसमें तुम्हारा बिलीरुबिन का ही रिटेंशन होता है, पर जो अदर कंपाउंड है उसका रिटेंशन नहीं होता है, ओके। Next is the Gilbert syndrome. So Gilbert syndrome, it is also mal-inherited condition associated with decreased bilirubin conjugation due to decrease in enzyme activity। तो इसमें क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो कोई कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का एक्यूमुलेशन होता है, उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। सो दिस इज मेनली गिलबर्ट सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट इज द कॉजेस ऑफ जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का कॉजेस मेनली क्या क्या हो सकता है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड द पोस्ट हेपेटिक। मतलब प्री हेपेटिक जब तुम्हारा बाइल तुम्हारा लीवर में नहीं है, ओके, बिफोर बाइल इज मेड इन द लीवर, मतलब बिफोर एंटरिंग द लीवर क्या होता है, जॉन्डिस तुम्हारा इसमें मेनली ड्यू टू रैपिड, इट इज कॉज्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन द ब्रेकडाउन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब एक्सेसिव हेमोलाइसिस की वजह से ये हो सकता है, ओके। और एग्जाम्पल
ऑफ कंडीशन विथ इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी इंक्लूड, कौन सा कंडीशन में एक्सेसिव आरबीसी ब्रेकडाउन होता है? मलेरिया, सिकल सेल क्राइसिस, स्पेरोसाइटोसिस, मतलब जो आरबीसी नॉर्मली क्या होता है, कनकेव होता है, पर इसमें पूरा स्पेरिकल होता है, पूरा गोल हो जाता है, ओके, आरबीसी। एंड थैलेसीमिया, G6PD deficiency, drug or other toxins and autoimmune disorder. नेक्स्ट नंबर 2 इज द हेपेटिक। तो हेपेटिक जब तुम्हारा प्रॉब्लम इज विद इन द लीवर, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? कॉज्ड बाय लीवर्स इनएबिलिटी टू प्रॉपरली मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट बिलीरुबिन। Examples include hepatitis, cirrhosis, drug or other toxins, Schindler-Najar syndrome, Gilbert syndrome and cancer. So these are the main causes जिसकी वजह से लीवर डिसफंक्शन होके बिलीरुबिन को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है बॉडी से। नंबर 3 इज द पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक मतलब आफ्टर द लीवर, मतलब जब बैल लीवर से बाहर निकल जा रहा है, ओके, तब क्या हो सकता है? मेनली ड्यू टू एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव, इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। इसमें जो बैल का या फिर बिलीरुबिन का जो नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल ड्रेनेज है, उसमें तुम्हारा कोई ब्लॉकेज की वजह से मेनली तुम्हारा क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बिलीरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है। तो इसका मेन कॉजेस क्या है? गॉलस्टोन इन द बाइल डक्ट, कैंसर, strictures of the bile duct, cholangitis means the infection of the bile duct, congenital malformation, pancreatitis, parasite infestation, pregnancy and newborn jaundice. So these are the main causes of jaundice. ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जॉन्डिस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो बहुत ही कॉमन होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द स्क्लेरा ऑफ द आईज, ओके, ऑल्सो द नील बेड एंड द टंग। नेक्स्ट इज लाइट कलर्ड स्टूल। लाइट कलर स्टूल क्यों होता है? क्योंकि ये तुम्हारा मेनली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होता है, क्योंकि जो बाइल है जो स्टूल को नॉर्मली येलो या फिर येलोइश कलर देता है, तो उसका तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो स्टूल के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वाइट या फिर क्ले कलर्ड स्टूल होता है। येलोइश ब्राउन कलर यूरिन, प्रूराइटिस या फिर इंटेंस इचिंग ऑफ द स्किन, ओके, nausea, vomiting, abdominal pain, fever, weakness and loss of appetite, headache and confusion, swelling of legs and abdomen. So these are the main clinical features of the jaundice. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सबसे पहले क्या आता है? हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री टेकिंग में क्या क्या हम लोगों को क्वेश्चन करना है? इज द स्किन कलर येलो, that is jaundice? Is the inside of the mouth or mucous membrane yellow? Are the eyes yellow? When did the jaundice start? Has the jaundice occurred repeatedly? मतलब बार बार jaundice हो रहा है, recurrent हो रहा है। What other symptoms are also present? तो क्या क्या symptoms present है जो तुम्हारा confirm कर सकता है diagnosis को, ओके? तो क्या क्या symptom है उसको भी हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में मेनली कंप्लीट ब्लड काउंट करता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ओके, जिसमें मेनली बिलीरुबिन का लेवल चेक किया जाता है, लाइपेस एंड अमाइलेस लेवल। तो लाइपेस अमाइलेस लेवल टू पैनक्रियाटाइटिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पैनल, मतलब सोडियम पोटाशियम क्लोराइड लेवल भी हम लोग चेक करते हैं। यूरिनालाइसिस, तो यूरिनालाइसिस में मेनली यूरिन एनालिसिस किया जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, मतलब दूसरा कोई डिजीज कंडीशन है या नहीं उसको, या फिर कोई इन्फेक्शन, यूटीआई वगैरह उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। लिवर बायोप्सी, तो लिवर बायोप्सी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, ओके। लिवर बायोप्सी में सर्टन लेसन या फिर कोई तुम्हारा एबनॉर्मेलिटी को मेनली डिटेक्ट करने के लिए करेंगे। एंड नेक्स्ट इमेजिंग स्टडीज़, तो इमेजिंग स्टडीज़ में क्या क्या करता है? सीटी स्कैन, ओके, कोले
सींटिग्राफी दैट इज HIDA स्कैन किया जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एंड एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी। ओके, सो ये इमेजिंग टेस्ट मेनली किया जाता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मेनली मैनेजमेंट में सिम्टोमेटिक या फिर सपोर्टिव केयर दिया जाता है। जैसे तुम्हारा सपोर्टिव केयर में क्या क्या आता है, IV फ्लूइड अगर डिहाइड्रेशन हुआ, ओके, मेडिकेशन फॉर नोजिया वॉमिटिंग के लिए एंटी दिया जाता है, ऑल्सो फॉर द पेन के लिए एनाल्जेसिक दिया जाता है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल मेडिकेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर एक्सेसिव हेमोलाइसिस हुआ है तो, ठीक है, एंड स्टेरॉइड थेरेपी भी दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, केमोथेरेपी और रेडिएशन एंड फोटोथेरेपी इन केस ऑफ न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न के लिए मेनली फोटोथेरेपी दिया जाता है। Along with that, we have to maintain proper diet and nutritional supplement। तो proper diet, nutrition में भी ध्यान देना है, और विटामिन के इंजेक्शन may be needed to be given to prevent bleeding। तो अगर internal bleeding हो रहा है तो उसको मेनली प्रिजर्व या फिर प्रिवेंट करने के लिए या फिर कम करने के लिए क्या दिया जाता है, विटामिन के इंजेक्शन। ओके, ऑल्सो तुम्हारा अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है, लीवर डैमेज हुआ है, सिरोसिस हुआ है, तो वैसा कंडीशन में इवन लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। एंड इफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो अगर लाइक गॉल स्टोन वगैरह है, ओके, कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिथियासिस, तो उसके लिए मेनली क्या करना चाहिए, कोलेसिस्टेक्टोमी इज द सर्जरी ऑफ चॉइस। ओके, एंड हेमोलाइटिक जॉन्डिस है तो उसको हम लोग ड्रग जो मेनली हेमोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा वैसा ड्रग देना है। ओके, एंड अदर थेरेपी लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि एनीमिया होगा। ओके, तो एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे। नेक्स्ट इज द सेल्फ केयर एट होम। तो सेल्फ केयर, ओके, पेशेंट को सेल्फ केयर कैसे लेना है घर पे, तो मेनली क्या करना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मेंटेन द हाइड्रेशन। तो उसके लिए 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है, बट कॉफ़ी, अल्कोहल, सोडा वाटर, जंक फ्रूट ड्रिंक्स ये सब वगैरह प्रिवेंट करना है, मतलब ये सब वगैरह नहीं खाना है, अवॉइड करना है। ईट लॉट्स ऑफ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एकदम कच्चा फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना अच्छा होगा, मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, बट जो फूड प्रिजर्वेटिव वगैरह है जैसे तुम्हारा पिकल्स वगैरह, पिकल्स, कैंट फिश वगैरह, ये सब नहीं खाना है। नेक्स्ट, अवॉइड रेड मीट एंड एनिमल फैट। तो रेड मीट और एनिमल फैट को अवॉइड करना है, जितना हो सके चीज़, मिल्क, ये घी, क्रीम, बटर, ऑयल, ये सब तुम्हारा अवॉइड करना है फॉर एटलीस्ट 2 weeks। ओके, एंड ऑल्सो प्रोटीन रिच डाइट, जैसे तुम्हारा सोयाबीन, एग, दाल वगैरह ज़्यादा खाना है, मतलब या फिर डाइट में इंक्लूड करना है। और ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लाइक चपाती, ब्रेड, बोल पोटैटो, ये सब भी खाना है। ओके, एंड ऑल्सो तुम्हारा मेडिकेशन जो तुम्हारा प्रिस्क्राइब किया है बाय द फिजिशियन या फिर डॉक्टर, वो तुम्हारा एज पर इंस्ट्रक्शन या फिर एज पर प्रिस्क्राइब खाना है। और एंड अदर मेडिकेशन लाइक तुम्हारा वो जो अदर मेडिकेशन लाइक ओवर द काउंटर मेडिकेशन, हर्ब्स, सप्लीमेंट, ये सब वगैरह अवॉइड, जितना हो सके अवॉइड करना ही अच्छा है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द नेचुरल होम रेमेडीज फॉर जॉन्डिस। यू ऑल गो थ्रू दिस। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, और बहुत जन को तो पता भी है घर में जॉन्डिस को कैसे ट्रीट किया जाता है। ओके, तो यू ऑल गो थ्रू दिस टॉपिक। कि our next topic is cirrhosis of liver or liver cirrhosis। तो ये क्या है, it is a chronic degenerative condition in which the normal liver cell is damaged and are replaced by the scar tissue or fibrous tissue। तो ये chronic condition है, that means more than 6 months। ओके, एंड डिजेनरेटिव डिजीज मतलब जो लीवर सेल है हेपेटोसाइट, वो तुम्हारा डैमेज हो जाता है और उसको कौन सा सेल रिप्लेस करता है, स्कार टिश्यू। ओके, एंड इसकी वजह से क्या होता है, लीवर
डिसफंक्शन हो जाता है एंड फाइनली इट लीड्स टू लीवर फेलियर एंड इन दिस केस द लीवर becomes hardened, distorted and lumpy. Okay, here we can see the difference between normal liver and liver with cirrhosis. तो यहीं पे हम लोग को लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है वो तुम्हारा डिस्टॉर्टेड हो जाता है और बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, स्कार टिश्यू से भर जाता है लीवर, इसीलिए हार्डन हो जाता है एंड इट बिकम्स लम्पी. Next is the classification of cirrhosis of liver. So mainly 3 types of cirrhosis, okay, that is alcoholic, post-necrotic and biliary. तो number 1 is alcoholic cirrhosis. इसको क्या भी बोलते हैं, लेकने cirrhosis. तो लेकने cirrhosis is the most common type and it is primarily caused by hepatitis C वायरस एंड क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन. तो अगर क्रोनिक बहुत साल से अल्कोहलिज्म है वो पर्सन, या फिर हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुआ है, तो इसकी वजह से तुम्हारा अल्कोहलिक सिरोसिस हो सकता है. ओके, एंड द फाइबरस टिश्यू फॉर्म्स इन द पोर्टल एरिया, मीन्स जहाँ पे पोर्टल वेन जहाँ पे इंटर होता है या फिर जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे मेनली फाइबरस या फिर स्कार टिश्यू प्रेजेंट होता है. एंड अराउंड द सेंट्रल वेन, जो सेंट्रल वेन है, सेंट्रली सप्लाइंग वेन, उसके अराउंड तुम्हारा फाइबरस टिश्यू फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट इज द पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस. सो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस को माइक्रोनोड्यूलर सिरोसिस भी बोलता है एंड इट अकाउंट्स फॉर 10 to 30% ऑफ द पेशेंट. तो इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय टॉक्सिक एजेंट. ओके, टॉक्सिक एजेंट मतलब सर्टन काइंड ऑफ ड्रग, मेडिकेशन, ओके, और वायरल हेपेटाइटिस कैरेक्टराइज्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ लिवर सेल. लिवर सेल का नेक्रोसिस हो जाता है, regenerating nodules of hepatic tissue and the presence of large band of connective tissue. So this is the main characteristic features of post-necrotic cirrhosis. Okay, next number 3 is the biliary cirrhosis. तो biliary cirrhosis ये भी एक chronic disease है जो तुम्हारा mainly caused by the bile duct in the liver to become inflamed and damaged. मतलब जब तुम्हारा जो bile duct है जो लीवर से निकलता है वो डक्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बिलियरी सिरोसिस. ओके, एंड इट लीड्स टू chronic obstruction of the bile duct and infection of the bile duct, that is cholangitis. So this is all about the classification. Next is the causes and risk factor. तो main causes cirrhosis का क्या है, chronic alcohol consumption and chronic hepatitis C infection. तो ये दोनों ही मेन कॉजेस है. इसके साथ तुम्हारा ओबिसिटी, ओके, एक्सेसिव वेट गेन भी हो सकता है, अलोंग विद दैट सर्टन काइंड ऑफ ट्रॉमा या फिर तुम्हारा इन्फेक्शन की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है. सो हियर वी कैन सी द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ सिरोसिस, दैट इज लॉन्ग टर्म हेवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस B, C and D infection, Wilson's disease. Okay, Wilson's disease क्या है, it is the excessive accumulation of copper in any of the organ. कोई भी ऑर्गन में अगर एक्सेसिव कॉपर का एक्यूमुलेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं विल्सन्स डिजीज. ओके, नेक्स्ट इज हेमोक्रोमेटोसिस, दैट इज द आयरन लोड. अगर बॉडी में या फिर टिश्यू में एक्सेसिव आयरन का एक्यूमुलेशन हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमोक्रोमेटोसिस या फिर आयरन लोड. नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ब्लॉक्ड बाइल डक्ट, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. Cryptogenic cirrhosis is a kind of cirrhosis only, okay, liver cirrhosis. Biliary atresia means the absence of the opening, okay, of the biliary system. Gallbladder surgery, glycogen storage disease, alpha-1 antitrypsin deficiency, and galactosemia means the excessive accumulation of galactose in the blood.
तो इसका मेनली पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब ये सब कॉजेस की वजह से क्या हो सकता है, डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन एंड रीजेनरेशन ऑफ लीवर सेल। तो जो लीवर सेल है हेपेटोसाइट है उसका एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होता है और रीजेनरेशन भी होता है। ओके, एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू, क्योंकि लीवर सेल डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फाइबरस या फिर स्कार टिश्यू फॉर्म होगा। एंड दिस लीड्स टू डिलेड लीवर सेल आर रिप्लेस ग्रेजुअली बाय द स्कार टिश्यू। तो जो डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय लीवर सेल है उसको फाइनली कौन सा सेल रिप्लेस करता है, स्कार टिश्यू रिप्लेस करता है। And it leads to necrotic tissue yields fibrosis, okay, cirrhosis damage liver tissue। तो cirrhosis या फिर तुम्हारा जो फाइब्रोसिस की वजह से और ज़्यादा तुम्हारा लीवर का जो टिश्यू है वो और ज़्यादा डैमेज होने लगता है। एंड इट लीड्स टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड लिम्फ एंड द बाइल फ्लो। तो जो सब ब्लड वेसल्स, ओके, लिम्फ वगैरह लीवर को सप्लाई कर रहा था वो सब ब्लॉक्ड हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, इवन तुम्हारा बाइल फ्लो भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। एंड इट फाइनली लीड्स टू हेपेटिक इनसफिशिएंसी। ओके, तो लीवर तुम्हारा क्या हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है। सो दिस इज द मेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस। ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस का अर्ली स्टेज में मेनली एसिम्टोमेटिक रहता है। ओके, देयर विल बी नो साइन एंड सिम्टम, बट जैसे जैसे तुम्हारा उसका डिजीज का तुम्हारा प्रोग्रेशन होता है तब तुम्हारा फाइनली कॉम्प्लिकेशन शो करने लगता है। बट ओके, तो यहाँ पे हम लोग अर्ली स्टेज और लेट स्टेज के बारे में बात करते हैं। सो अर्ली स्टेज में क्या क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, लिवर इनलार्जमेंट, वैस्कुलर स्पाइडर। ओके, वैस्कुलर स्पाइडर क्या है, तुम्हारा जो ब्लड वेसल है वो तुम्हारा एक स्पाइडर वेब जैसा तुम्हारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, आइदर इन द एब्डोमेन और इन द विद इन द पाम, ओके, सोल्स वगैरह कहीं पर भी। एंड नेक्स्ट इज द पाल्मर इरिथीमा। पाल्मर इरिथीमा मतलब रेड कलर का पैचेस या फिर रेडनेस ऑफ द पाम। ओके, एंकल इडिमा, नेल चेंजेस में मेनली क्लबिंग ऑफ नेल्स होता है, विटामिन डिफिशियंसी, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन, इंटेंस इचिंग जिसको हम लोग प्रूराइटिस बोलते हैं, मॉर्निंग इंडाइजेशन मीन्स मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग में तुम्हारा वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग होता है। ओके, लॉस ऑफ एनर्जी एंड टायर्डनेस एंड एनीमिया। सो दिस कम्स इन द अर्ली स्टेज। नेक्स्ट इज द लेट स्टेज। तो लेट स्टेज में क्या क्या होता है, एसाइटिस मीन्स द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी, बुर्सिंग एंड ब्लीडिंग, रेडनेस ऑफ द पाम ऑफ द हैंड जिसको पाल्मर इरिथीमा बोलता है, गॉलस्टोन, फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ इंडाइजेशन, इसोफेगस वेरिसेस मीन्स जो इसोफेगस का जो वेन्स वगैरह होता है वो तुम्हारा स्ट्रैंगल हो जाता है, मतलब ट्विस्टेड हो जाता है, मतलब हार्डनिंग हो जाता है जिसको हम लोग वेरिसेस बोलते हैं। ओके, एंड एस्ट्रिक्सिस is the tremor of the hand. Okay, hepatoencephalopathy. Hepatic encephalopathy is the brain damage caused due to the excessive accumulation of toxin due to liver failure. Okay, menstrual irregulation, personality change. Okay, jaundice, स्पाइडर नेवी मीन्स स्पाइडर लाइक ब्लड वेसल ऑन द स्किन। तो स्पाइडर लाइक या फिर स्पाइडर वेब की तरह तुम्हारा ब्लड वेसल तुम्हारा देखा जाता है विद इन द एब्डोमेन या फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर नेवी। डिस्टेंडेड वेन इन द एब्डोमेन, enlarged breast tissue in men, that is gynecomastia, abdominal pain and bloating,
ओके, गैस फॉर्मेशन होता है या फिर गैस्ट्राइटिस होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस, स्लर्ड स्पीच, डार्क टी कलर्ड यूरिन, गोनाडल एट्रोफी एंड पुअर कंसंट्रेशन या फिर कॉग्निटिव फेलियर होता है. सो दिस कम्स अंडर द लेट स्टेज. ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. तो हिस्ट्री में मेनली हम लोग आइदर देर इज प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर जो तुम्हारा सिरोसिस हो मतलब कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको मेनली हम लोग फाइंड आउट करते हैं. जैसे तुम्हारा अल्कोहल कंजम्पशन, ओबिसिटी. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन डू द फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट एंड इमेजिंग. तो मेनली क्या क्या टेस्ट किया जाता है, मेनली तुम्हारा ब्लड टेस्ट के साथ साथ डॉक्टर इवन प्रिस्क्राइब इमेजिंग टेस्ट, जैसे तुम्हारा सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई. ओके, एंड रेडियो आइसोटोप लीवर स्कैन एंड अलोंग विद द लैप्रोस्कोपी. तो लैप्रोस्कोपी से भी हमें पता चलता है एब्डोमेन का करके. नेक्स्ट इज द परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी. ये भी मेनली किया जाता है टू डिफ्रेंशिएट द कॉजेस ऑफ जॉन्डिस और टू परफॉर्म लीवर बायोप्सी. लीवर बायोप्सी करने के लिए भी किया जाता है. नेक्स्ट तुम्हारा इसोफेगो गैस्ट्रोडियोडोनोस्कोपी, ये भी किया जाता है. सो दिस ऑल आर द टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कंफर्मिंग द लीवर सिरोसिस. ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट में मेनली क्या होता है, मैनेजमेंट में मेनली तुम्हारा डिपेंड होता है या फिर ट्रीटमेंट डिपेंड होता है ऑन द एक्सटेंट एंड द कॉजेस ऑफ लीवर डैमेज. तो सबसे पहले हम लोग ईटिंग द न्यूट्रिशियस डाइट. तो न्यूट्रिशियस डाइट में क्या होता है, सोडियम कम खाना चाहिए, मतलब सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट. ओके, क्योंकि अगर एसाइटिस होगा तो एसाइटिस में ऑलरेडी फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो और ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, इसीलिए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट. बट विटामिन मिनरल सप्लीमेंट इज नेसेसरी. विटामिन मिनरल्स रिच डाइट खाना है. ओके, नेक्स्ट इज द सिरोसिस. व्हेन सिरोसिस इज कॉज्ड बाय द अल्कोहल कंजम्पशन, तो इसमें जितना हो सके स्टॉप कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, इसमें मेनली फोकस करना चाहिए. पर ओके, एंड नेक्स्ट अगर सिरोसिस इज कॉज्ड बाय वायरल हेपेटाइटिस, सो इसमें मेनली एंटीवायरल ड्रग वगैरह मेनली दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज द पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन. ओके, ये भी दिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड रिटेंशन इन द लेग. ओके, एंड एब्डोमेन. तो जो फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है. ओरल एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया है, या फिर तुम्हारा आईवी एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं. हेपेटिक इंसेफेलोपैथी को ट्रीट करने के लिए मेनली क्या दिया जाता है, लैक्टुलोज. ओके, फॉर द बाउल क्लियरेंस. तो बाउल के साथ तुम्हारा जो टॉक्सिन्स वगैरह जो बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है, वो भी तुम्हारा बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसीलिए तुम्हारा लैक्टुलोज दिया जाता है. एंड ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई पेशेंट सिरोसिस के साथ तुम्हारा हेपेटोरेनल फेलियर भी हो गया, मतलब रेनल फेलियर भी हो गया, तो उसके लिए तुम्हारा हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट, मतलब हेमोडायलिसिस करना ज़रूरत हो सकता है. नेक्स्ट तुम्हारा लैक्टुलोज तो बोला. नेक्स्ट वैसोप्रेसिन तुम्हारा दिया जाता है टू ट्रीट द इसोफेगल वेरिसेस. तो इसोफेगल वेरिसेस से जो ब्लीडिंग हो रहा है वेरिसेस से, उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए मेनली क्या दिया जाता है, वैसोप्रेसिन दिया जाता है. और अगर तुम्हारा वेरिसेस को, अगर हम लोग उसका ब्लीडिंग को हम लोग स्टॉप नहीं कर पाए वैसोप्रेसिन से, तो वो टाइम में हमें एंडोस्कोपिक मेथड से, उसकी मदद से हम लोग रबर बैंड या फिर बैंड लाइगेशन कर सकते हैं. मतलब जो वेन से ब्लीडिंग हो रहा है, वो वेन को हम लोग लाइगेट करके उसको हम लोग बैंड कर देते, मतलब बांध देते, गीट कर देते. ओके, तो इससे भी तुम्हारा ब्लीडिंग स्टॉप हो सकता है. नेक्स्ट तुम्हारा अगर कोई मतलब इतना लीवर डैमेज हो गया, जो तुम्हारा इरिवर्सिबल लीवर डैमेज हो गया, तो हम लोग
उसके टाइम मतलब वो टाइम में हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन में भी नेसेसरी। Okay, so this is all about the management. Next is the patient education and health maintenance. तो patient को mainly हम लोग educate करेंगे regarding avoidance of alcohol कंजम्पशन। ओके, जितना हो सके अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करे, स्टॉप करे। एंड ऑल्सो वी हैव टू प्रोवाइड देम विद डाइटरी इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ओके, सो इसका इंस्ट्रक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एंड इनकरेज फॉर द रेस्ट एंड एम्बुलेशन, तो सफिशिएंट टाइम फॉर रेस्ट भी देंगे, सफिशिएंट एम्बुलेशन मतलब एफिशिएंट वे में एम्बुलेशन या फिर एक्सरसाइज वगैरह भी, मोबिलाइजेशन वगैरह भी पेशेंट को कराना है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द encourage and assist for gradually increasing period of exercise। जो एक्सरसाइज का पीरियड है या फिर टाइम है उसको हम लोग आस्ते आस्ते ग्रेजुअली हम लोग को इंक्रीज करना है। ओके, एंड ऑल्सो encourage patient to eat high calorie moderate protein meal and to have supplementary feeding। तो प्रोटीन मॉडरेटली खाना है, हाई कैलोरी डाइट खाना है। ओके, और सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है। डिस्कस एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायरेटिक थेरेपी, एडवर्स इफेक्ट जो मेडिकेशन वगैरह ले रहा है, जो सब थेरेपी का तुम्हारा एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट वगैरह भी समझाना है। emphasize the importance of rest और सेंसिबल लाइफस्टाइल एंड एन एडिक्वेट वेल बैलेंस्ड डाइट, तो इसको लेकर भी पेशेंट को इनकरेज करना है। एंड ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड फॉलोअप, तो पेशेंट को कंटिन्यूसली फॉलोअप के लिए भी हम लोगों को इनकरेज करना है, लाइक फॉर द लेबोरेटरी टेस्टिंग। ओके, एंड ऑल्सो फिजिकल चेकअप, इसके लिए हमें पेशेंट को इनकरेज करना है। So this is all about the patient education and health maintenance. Next is the nursing management। तो nursing management में सबसे पहले assessment आते हैं। ओके, assessment में हम लोग मेनली पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं। ओके, रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ साइन एंड सिम्टम या फिर कोई तुम्हारा हेल्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हैबिट, एडिक्शन, इसके बारे में हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम लोग क्या करते हैं, फॉर द तुम्हारा जैसे फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मेनली क्या क्या हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस या फिर एक्सिस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, एक्यूट पेन एब्डोमेन हो सकता है, इनएफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ओके, ड्यू टू एक्सेसिव ईचिंग की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज तुम्हारा या फिर इडीमा की वजह से इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। ओके, जब तुम्हारा रीनल फेलियर अगर हो गया तो risk for injury and bleeding and disturbed body image. So this is all about the nursing diagnosis. Okay, and then next we have got the nursing intervention, planning, evaluation. You all go through this properly. Okay, तो अगर कोई confusion रहा regarding the nursing management, so you can clear the confusion within the group.